हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ईसीएस। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। क्रैश कोर्स में पार्ट 2 पॉलिटी का हम लोग कवर करने वाले हैं। एकदम शॉर्ट में हम लोग हर चीज जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सामने उपस्थित हुआ पहली बार? उनका नाम था वीवी गिरी। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट लिखा है। मैंने पीडीएफ को इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि आपको चीजें बहुत कम समय में चीजें ज्यादा दिख जाएं। मैं धीमे धीमे स्लाइड चलाऊंगा एक तरफ तो आपको दिखेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पहला राष्ट्रपति कौन सा था, स्वतंत्र उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो उनका नाम है बीबी गिरी। ठीक, तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के वह राष्ट्रपति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट मेंबर थे, तो उनका नाम है बीबी गिरी। ठीक, इसके अलावा कल ही मैंने आपसे बताया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व यूएसएसआर के राजदूत थे, यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। जबकि बीबी गिरी ये सिलोन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। जबकि के आर नारायण ये चीन में राजदूत थे। ठीक, याद रखना, भूलना मत। इसके अलावा याद रखिए कैबिनेट सचिव ये कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। तो ध्यान रखना कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, मत मार के आना, कैबिनेट सचिव कहलाता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, भूलना नहीं। इसके बाद लिखा हुआ है भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। तो ये जो मंत्रालय विभाग हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा सृजित किए जाते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत लिखा है? भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, इसलिए पीसीएस कभी 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 बहुत गंदे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो मैंने आपको आर्टिकल 74 और 75 जब बताया तो ये बोला था मैंने आपसे कि आर्टिकल 75 में लिखा है देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर, जिसकी नियुक्ति एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आर्टिकल 75 रट्टा लगा के रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो आर्टिकल 75 लिख लेना, आर्टिकल 75। ठीक, आगे लिखा है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है। तो याद रखना कि लोकसभा में अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो चाहिए उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए वह संख्या है 50। ठीक, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, सीधा सीधा। इसके अलावा लिखा है कि आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो मैंने आपसे बोला है कि क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लेकर आया जाएगा। राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं होगी कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। प्रश्न सीधा आता है, इसलिए ध्यान रखना, जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का किसी भी प्रकार का वर्णन संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया, कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद है जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करता है, तो आप बोलेंगे ऐसा कोई भी अनुच्छेद संविधान में नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करता हो। आगे चलें। अगला लिखा है कि अनुच्छेद 118 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। तो संसद का प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा अपनी प्रक्रिया, अपने प्रोसेस के लिए और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन, रेगुलेशन के लिए नियम बना सकता है। ये अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। ठीक, याद रखना, भूलना मत। आगे लिखा हुआ है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो याद रखना केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल का सचिव। ठीक, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल का सचिव। रट्टा लगाना, भूलना नहीं। 91वें संविधान संशोधन, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, जहां पर आपको हमेशा कुछ चीजें बताई जाती हैं। जैसे 91वें संविधान संशोधन 2003, पहले तो ईयर पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है कि बताइए 91वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ।
नहीं तो बोलेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 15% की लिमिट लगा दी गई, तो आप बोलेंगे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 91 संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, तो यहाँ लिखा है 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? लोकसभा के 15% से अधिक। क्या प्रधानमंत्री को उस 15% के अंतर्गत काउंट किया जाता है? तो आप बोलेंगे हाँ, प्रधानमंत्री को भी उस पर काउंट किया जाता है। ये तो लिखा हुआ है, देखो लिखा है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के। ठीक, याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में जब आप सेंटर पे बैठोगे तो आपका दिमाग प्रेशर में हो सकता है उसको सही ना कर पाए, तो ध्यान रखना। और ये पीडीएफ में मैंने उन जगह पे जरूर टिक किया है जहां मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे। जैसे मैंने लोकसभा पे डार्क कर दिया है, येलो कर दिया है, कोई लेख नहीं है येलो कर दिया है, लोकसभा के प्रति येलो कर दिया है, ताकि आप ये इन चीजों को देख पाओ, सीधे सीधे देख लो। अगला आपको दिखाई दे रहा है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखा है, मतलब जो आपको पॉलिटी में जनरली पता होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और नीचे की तरफ लेके आता हूँ। अच्छा, इसने फिर रोना शुरू कर दिया। हम्म तो हम लोग आगे देख रहे हैं। अगला लिखा हुआ है प्रथम बार लोकसभा के अंतर्गत, अगला फैक्ट देखिए, लिखा है पहली बार लोकसभा में संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक, याद रखना, संसदीय सचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना, संसदीय सचिव की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको राष्ट्रपति करा दिया है, उपराष्ट्रपति करा दिया है, मंत्रिपरिषद करा दी है। अब हम आई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की चर्चा की जा रही है। तो पहला पॉइंट लिखा है कि महान्यायवादी भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में, जबकि वह एक गैर सदस्य है, मतलब वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन तब भी वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 76 महान्यायवादी की चर्चा करता है। इसका मतलब यह एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया। नंबर 3 आर्टिकल 88, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से अनुच्छेदों का संबंध महान्यायवादी के साथ है? तो महान्यायवादी के साथ संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत आर्टिकल 76 में तो लिखा है महान्यायवादी है, लेकिन 88 भी उससे संबंधित है और आर्टिकल 105 भी उससे संबंधित है। क्योंकि आर्टिकल 88 में लिखा है कि, ध्यान से पढ़ना, भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन दो तरीके से घूम के आ सकता है। आईएएस ने पूछा था कि क्या महान्यायवादी किसी समिति का मेंबर हो सकता है? इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है, साफ साफ लिखा है। या वो पूछ लेगा कि इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वोट देने का, मतलब यहां लिखा है कि इस अनुच्छेद के आधार पर उसे संसद के अंतर्गत वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। हालांकि वह बैठ सकता है, विचार दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन तब भी उसे अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्रिविलेज, विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जो प्रिविलेज एक मंत्री या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राप्त होगी, वही प्रिविलेज किसको प्राप्त होगी? भारत के महान्यायवादी को प्राप्त होगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, पहले महान्यायवादी का नाम था MC सीतलवाड़ और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनका वर्णन आर्टिकल 76 में दिया रहता है। इनका कार्यकाल टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। इनकी सैलरी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका क्वालिफिकेशन, वह व्यक्ति जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन पाएगा। अब जब आपको भारत का महान्यायवादी याद हो गया हो, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको बस 76 में 89
का मैजिक, नवासी जोड़ना है। आर्टिकल 165 आपको मिलेगा, यह है राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा, जिसे हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसकी चर्चा होने लगेगी। तो जहां जहां पे राष्ट्रपति लिखा है वहां पे राज्यपाल कर दो। जैसे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, किसको? भारत के महान्यायवादी को। तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है। तो जहां पे राष्ट्रपति है वहां पे राज्यपाल कर देना है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट था वहां पर हाई कोर्ट कर देना है। जैसे भारत का न्यायवादी वह व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो आप राज्य के महाधिवक्ता में बोलेंगे, एडवोकेट जनरल में बोलेंगे कि वह व्यक्ति एडवोकेट जनरल बन सकता है जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सिंपल, कुछ सोचना तो है नहीं, आगे चल रहे हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको जूम आउट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो दो अनुच्छेद जो आपको बार बार पढ़ाए जाते हैं, 226 और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, याद रखना है, ऐसा स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के साथ साथ अनुच्छेद 226, यह दोनों ही फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जहां पे अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दे दी गई कि वह फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट जारी करेगा, वहीं अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को शक्ति दे दी गई, जिसके अंतर्गत वो रिट जारी करते हैं। ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट जारी करने का ये जो अधिकार है, ये दोनों का ही ओरिजिनल अधिकार है। ओरिजिनल का मतलब मूल अधिकार क्षेत्र है, किसका? हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है दोनों के पास। क्यों? मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। इसका कारण ये है कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 226 का प्रयोग करेगा हाई कोर्ट और 32 का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो ये आपको रिटें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है हैबियस कॉर्पस, जिसे हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। यहाँ पर मैं कहानी अपने लेक्चर्स में सुना चुका हूँ, 90 डेज प्लान के अंतर्गत। आपने नहीं सुनी तो आप जाके सुनिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना, हम लोग क्रैश कोर्स में चल रहे हैं। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंद है उसे प्रत्यक्ष रूप में दर्शाओ आगे, कहाँ पे आपने क्यों उसको बंद कर रखा है, किन दशाओं में आपने उसको कैद कर रखा है, इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना, ये किसी भी पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल या पब्लिक या प्राइवेट को जारी की जा सकती है, जिसे हम लोग हैबियस कॉर्पस कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर पुलिस ने कानूनन किसी व्यक्ति को बंद करके रखा है, उस पर यह हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं हो सकती। कानून के अंतर्गत उसको रखा गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी को नजरबंद रखा गया है, और नजरबंद रखा गया है, ध्यान रखना, दो तरह के आपको डिटेंशन पढ़ाए जाते हैं। एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। अगर आपको प्यूनिटिव, आपको दंडात्मक आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, आपको दंड दिया गया जिसके स्वरूप आपको जेल में डाला गया है 5 महीने के लिए, आपके ऊपर हैबियस कॉर्पस नाम की रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, आपको रोका गया है जानबूझ के पुलिस के द्वारा और अवैध तरीके से रोका गया है, उस दशाओं में जब आपका डिटेंशन प्रिवेंटिव होगा, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है। ठीक, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सीडीएस ने पूछा हुआ है, आईएएस ने, यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने नहीं पूछा है, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्राइवेट और पब्लिक इंडिविजुअल दोनों के ही द्वारा, दोनों को ही, प्राइवेट को भी और पब्लिक दोनों को ही यह रिट जारी करी जाती है। यह रिट जारी की जाती है, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसको बिगाड़ देते हैं, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोगों को ही जारी की जा सकती है। ठीक, इसके बाद है परमादेश, जिसका मतलब है मैंडमस। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स को ही जारी कर सकते हैं। जो सरकारी पद पर बैठा होगा उसको ही यह परमादेश रिट जारी की जा सकती है। तो क्या ये रिट राष्ट्रपति को जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। तो लिखा हुआ है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, डीएम साहब नहीं पालन कर रहे अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का, और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उन दशाओं में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रिट को जारी कर देते हैं। ठीक, मैं कहानी आपको सुना चुका हूं, 90 डेज प्लान आपको सुनना चाहिए। थर्ड लिखा हुआ है प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन। तो ध्यान रखना, ऐसी दो रिटें जो उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को या फिर हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती हैं, ऐसी दो रिटें हैं। एक का नाम है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, और एक का नाम है सर्टियोरारी, जिसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दो तरह की रिट हैं जो
हायर कोर्ट के द्वारा नीचे वाली अदालतों को जारी की जाती हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में भी एक सामान्य सा अंतर याद रखना कि जहां पर प्रतिषेध सिर्फ और सिर्फ तब जारी की जाती है जब निम्न अदालत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की जाए। तो ऊंची वाली जो अदालत है, ऊपर वाली ऊपरी अदालत है, वह निचली अदालत को रोक देगी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता, तो वो प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंशन प्रोहिबिट कर देगी, प्रतिषेध कर रोक देगी। लेकिन सर्टियोरारी तब जारी की जाती है कि मान लीजिए निचली अदालत के द्वारा कोई निर्णय सुना दिया गया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, तो उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर ऊपरी अदालत के द्वारा उस निचली अदालत के पहले दिए गए निर्णय को क्वैश किया जाएगा या स्टे लगाया जाएगा, और उसके बाद उस निचली अदालत को कहा जाएगा कि देखो बच्चे, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, अब की बार से गलती मत करना। तो मतलब दो शब्द आपको पकड़ के रखने हैं। कौन से शब्द पकड़ने हैं? पहला कि प्रतिषेध में जहां पे प्रिवेंट किया जाता है, जहां पे प्रिवेंट रोका जाता है, वहीं पे सर्टियोरारी में ना सिर्फ प्रिवेंट किया जाता है बल्कि क्योर, ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि घाव पे मरहम, क्योर मरहम भी लगाते हैं। ठीक, दो शब्द याद रखना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जहां पे मैंडमस किसी व्यक्ति को एक्टिव होने का निर्देश देती है कि देखो भैया एक्टिव हो जाओ, तुम काम नहीं कर रहे हो, डीएम साहब तुम काम नहीं कर रहे हो, मैंडमस तुमको नॉलेज दे रहे, काम करो। लेकिन वहीं पे प्रोहिबिशन नाम की जो रिट है वह किसी व्यक्ति को कार्य करने से रोक रही है, किसी अदालत को कार्य करने से रोकती है। तो ये कर रही है एक्टिव किसी को, ये परमादेश किसी को एक्टिव कर रहा है कि बेटा एक्टिव हो जाओ, और ये किसी को डीएक्टिवेट कर रहा है, इसको ये रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक, याद रखना, ये शब्द घूम के आ सकते हैं। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। और कि जहां पे प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वो कौन सी रिट है जो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है, अन्य किसी को जारी नहीं की जाती, वहां पे याद रखना प्रोहिबिशन वो रिट है जो ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है, क्योंकि सर्टियोरारी को अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी जारी कर दिया जाता है। उत्प्रेषण को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, उनको भी उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। ठीक, ध्यान रखना जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत पढ़ा जाता है आपको। अधिकार परीक्षा क्या होता है? क्यो वारंटो एक और रिट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसमें याद रखना कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, फर्जी बैठ गए जाके, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। आपका होमवर्क है, और ये मैं चाहता हूं कि आप ढूंढो लक्ष्मीकांत में, दो ये क्रैश कोर्स में मुझे बताना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप ढूंढो, क्या किसी मंत्री को यह अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो नाम की रिट जारी की जा सकती है? क्या किसी मंत्री को अधिकार परीक्षा नाम की रिट जारी की जा सकती है? और अगर नहीं की जा सकती है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर क्यों। क्योंकि 5 साल के बाद चलते बनेंगे, परमानेंट नेचर का है ही नहीं, तो चलते बनेंगे। ठीक, कुछ ढूंढना नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। अगला चैप्टर है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार में क्या आपको जानना है देखते हैं। पहले थोड़ा मैं इसको जूम वो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पहुंचना है वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाते हैं। देखो मूल अधिकार में, अच्छा इसको जब मैं नीचे कर रहा हूँ ना तो ये चला जा रहा है, कोई नहीं, हम नए नए हैं इसके साथ, नए नए खेल रहे हैं, ये हमारे साथ खेल रहा है, मेरे साथ खेल रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, धीमे धीमे सीख जाएंगे इसको। अच्छा, मूल अधिकार के अंतर्गत आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या वो चीजें याद रखनी है आपको? देखिए, ये मूल अधिकार में केसेस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, केसेस बार बार पूछे जाते हैं, और आपको शायद ये याद होने चाहिए केसेस। मूल अधिकार के अंतर्गत इन 4 या 5 केसेस के ईयर वाइज याद कर लेना, क्या हुआ इसके अंतर्गत मत याद करो, लेकिन ये ईयर याद रखने चाहिए, या इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे पूछ लेगा इनमें से कौन मूल अधिकार से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला केस का नाम है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस 1950। फिर से बोल रहा हूं, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 केस। दूसरा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 केस। तीसरा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। चौथा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। पांचवा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और छठा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इनके ईयर रट लो, क्योंकि इनके ईयर मैचिंग में आ सकते हैं इस बार। ठीक, इनके ईयर रट लो, इस बार मैचिंग में ईयर आ सकते हैं। यूपीपीसीएस अपर 24 अक्टूबर को जब आप दोगे, हो सकता है यही प्रश्न मैचिंग में करा ले, क्योंकि यूपीपीसीएस सनों को मैच कराने में बहुत माहिर है, वो बहुत जल्दी वर्षों को मैच कराता है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से, खासकर शंकरी प्रसाद 1951 ध्यान रखना भूलना मत, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान याद रखना भूलना मत,
गोलकनाथ मत भूलना और केशवानंद भारती मत भूलना। ये 4 केसेस जनरली पूछे जाते हैं। 1951 का शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, रट्टा लगा लो। दूसरा मैंने बोला सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। तीसरा बोला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। और चौथा बोला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 24 अप्रैल 1973। ठीक, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। इनका मूल अधिकार के साथ संबंध है। हम अगली स्लाइड पे चल रहे हैं। हम लोग उस चैप्टर पे पहुंच रहे हैं जिसका नाम है मूल अधिकार। देखो, मूल अधिकार में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मूल अधिकारों की अनुशंसा किसके द्वारा की गई, जो कि संवैधानिक मसौदे के अंतर्गत बोली गई थी, तो आपको याद रखना है कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब पब्लिश हुई तो उस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मूल अधिकार की चर्चा की गई थी, जहां पर बोला गया था कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान दिया जाए, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को संघ बनाने की आज़ादी, असेंबल होने की आज़ादी दे दी जाए, हम चाहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मत देने का अधिकार दे दिया जाए। ऐसी चर्चाएं उसके अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत की गई थी। ये बात अलग है कि अंग्रेजों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ब्रिगेनहेड का कहना था कि अगर ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है जिसको भारत के सभी दलों के द्वारा माना जाएगा तो हम ऐसी रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक मसौदे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध करा गया, तो ब्रिगेनहेड ने अपनी अपनी इच्छा रखी थी। ब्रिगेनहेड जानता था कि मुस्लिम लीग विरोध में आएगी। वो कहानी इतिहास की है, जब पढ़ेंगे तब सुनेंगे। बहरहाल मैंने सुना रखी है, अगर आपने 90 डेज का प्लान नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट जो कि अगस्त 1928 में आई, इसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। ठीक, दूसरा लिखा है भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बच्चे भूल जाते हैं। इसके बाद लिखा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार, मतलब अगर मैं कहूं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एकदम सही स्टेटमेंट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 7वां गया कहां, तो आपको बताया जाता है कि अनुच्छेद 31 गायब हो गया, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो क्वेश्चन कहां से उठते जाते हैं? 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसके अधिकार को एक विधिक अधिकार है, मतलब इसको एक लीगल राइट के तौर पे पब्लिश कर दिया गया। अब ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कई बच्चे रटने की कोशिश में रहते हैं कि रट लिया जाए, तो रटना नहीं है, समझना इस चीज को। शॉर्ट ट्रिक याद रखना है आपको, सैम रिसाइड्स पोलैंड। ठीक, SAAM, और ये मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि सैम रिसाइड्स पोलैंड याद रखो और आपका खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि सैम रिसाइड्स पोलैंड का क्या मतलब है। ठीक, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसको जब मैं आर्टिकल 19 में पहुंच रहा हूँ। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 का है, वो ये कहता है उसके द्वारा, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 31 है, उसको हटा दिया गया। कहां से? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और कहां पे फेंका गया? भाग 12 में आर्टिकल 300A में पटक दिया गया। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो मौलिक, जो ये संपत्ति का अधिकार है, यह अब कैसा अधिकार है, तो आप बोलेंगे वैधानिक अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, लीगल है, लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आप बोलेंगे अंतर क्या है? तो मैं बोलूंगा कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपका वह लीगल वैधानिक राइट है या फिर वह आपका संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सीधा सा अर्थ यही है। फिर से इस वीडियो को पीछे जाके देखिएगा, आपको चीजें थोड़ी क्लियर समझ में आएंगी। ठीक, तो मैंने आपको बोला कि ये 44वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, भूलना मत। इसके अलावा भाग 3 में 12 से 35, मोस्ट इंपोर्टेंट भूलना नहीं। विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, याद रखना। विधिक अधिकार लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं। इसके साथ में याद रखना कि इस जो संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300A के 300 का के अंतर्गत भाग 12 में इंसर्ट कर दिया गया, याद रखना, भूलना मत, भाग 12 में, भूलना नहीं। इसके साथ में याद रखना कि जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया था तो जनता दल की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की सरकार थी। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि लिख देगा स्टेटमेंट लंबा सा लिखेगा, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी और आप फंस जाएंगे। जनता दल की सरकार थी, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक, मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण का अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। मतलब याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कितने मौलिक अधिकार जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत हैं, तो याद रखना ऐसे 2 मौलिक अधिकार हैं जो शोषण के विरुद्ध मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, वो हैं अनुच्छेद 23 और 24। ठीक, ऑप्शन में 21 लिखा रहेगा, 23 लिखा रहेगा, 24 लिखा रहेगा, आप तीनों मार के आओगे। ध्यान देना, सिर्फ 2 ही मौलिक अधिकार हैं जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने अभी मौलिक अधिकार तक चर्चा कर ली है। मैं थोड़ा आज लेट हो गया रिकॉर्डिंग करने में, दूसरे सर आने वाले हैं, उनको रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मैं 3 पार्ट में पॉलिटी को लेकर जाऊंगा, तो मैं 3 पार्ट तक लेके जाऊंगा। तीसरा वीडियो आपका 2 घंटे का होगा, जो बड़ा होगा, जहाँ पे पॉलिटी आपकी खत्म हो चुकी होगी। अभी हम लोगों ने एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। धीमे धीमे थोड़ी चीजों को थोड़ा बल्कि बनाएंगे। ये PDF आपको मैं क्रैश कोर्स में शेयर कर दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।